तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि मेल और फीमेल का जो स्पर्म है उससे जुड़े हुए समस्याएं हैं। तो इसको आप लोग हालांकि वेबसाइट में ही लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टडी कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि पुरुष और स्त्री इन दोनों के शुक्र और आर्तव में अगर कोई भी दिक्कत हो, स्पर्म काउंट सही नहीं हो रहा है आदि इत्यादि, तो उसका शोधन करना बहुत जरूरी है। तो एक दवाई है, चरक में लिखा हुआ है शुक्र जनन महाकषाय, शुक्र जनन गण बोलते हैं इसको, जिसमें जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मुदपर्णी, मांसपर्णी, मेधा, महामेधा, वृक्ष दारुक, जटिला, कुलिंगा, अश्वगंधा, कोंच, यह सभी शुक्र जनन गण है। शुक्र जनन गण है। शुक्र जनन का मतलब जो शुक्र का उत्पादन करते हो वो है। या अगर आपको शुक्र का शोधन कुछ अलग लेवल में करने की जरूरत पड़ी तो शुक्र शोधन के लिए कूट, एलवालुका, कटफल, समुद्र फल, कदम्ब निर्यास, कदम्ब का जो गोंद है वो, इक्षु गन्ने का जड़, गन्ना, गन्ने का बीज का कांड, ये जो गन्ना है ना ये शुक्र का शोधन करता है। और उसीर, यह सभी शुक्र को शोधन करने वाले हैं। रोगी का जैसा दोष है, जैसा प्रकृति है, उसके हिसाब से इन दवाइयों का चुनाव करें, एक, दो या कोई तीन। अवस्थानुसार इस दवाई का आप प्रयोग कर लेना। शुक्र शोधन करता है, बहुत अच्छा। एक और सिम्टम्स हमने देखा था, स्त्री को छठे या सातवें महीने में प्रेगनेंसी के वक्त यदि ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा, ऐसे हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं। छठे और सातवें महीने में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभी तो एपिलेप्सी जैसी स्थिति भी हो जाती है। छठे और सातवां महीना, ये बच्चा पेट के अंदर बहुत ज़्यादा स्थिर, जैसे हमने पढ़े थे ना शरीर विज्ञान में ही, शरीर स्थान में ही, छठे महीने में और सातवें महीने में जो है बच्चा स्थिर हो जाता है, पेट में गंभीर हो जाता है। तो यहाँ स्त्री के लिए थोड़ी सी वो दुख भरी समय उस समय हो सकता है। तो इस समय में अगर ऐसा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ दूर्वाघृत, दूर्वाघृत विशेष करके मोटे लोग हैं, मोटी स्त्रियां हैं, तो दूर्वाघृत दूब घास को अच्छी तरह से कूटना है, उसमें शतावरी भी डालना है, इन दोनों को डाल करके काढ़ा बनाना है। चौथा ही जब काढ़ा बन जाएगा तो उसमें देसी गाय का घी डालना है, उसको उबालना है, पकाना है, अकेला घी बचेगा, ये दूर्वादि घृत हो गया। मतलब ये दूर्वा घृत समझ लो, इसमें शतावरी भी डालोगे तो अच्छी बात है। तो इसको अगर हम देंगे, अगर शतावरी नहीं डालना चाहोगे, सिर्फ दूब घास ही डालना है तो भी चल जाएगा। कहते जो दूर्वा घृत है ये उस समय के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, और उस समय अगर स्त्री को बहुत अधिक मात्रा में पसीना आता है, ब्लड प्रेशर भी डिसबैलेंस है और पसीना अगर ज़्यादा आता है, तो दूर्वाघृत हमेशा दिमाग में रख लेना। इसके साथ साथ गोक्षुर नाम का जो वनस्पति है उसके पंचांग लेना है और उससे घी सिद्ध करना है। यह भी उस वक्त के एपिलेप्सी हो या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्या हो या अधिक पसीना आने से रिलेटेड समस्या हो, तो यहाँ पर ये दोनों दवाई को दिमाग में क्लिक करिएगा जरा। वैसे तो क्या ही क्लिक करना, वेबसाइट है ही आपके सामने, क्योंकि दिमाग में रखी हुई बातें कभी भूल जाते हैं, लेकिन वेबसाइट हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा। अब आ गया एक समस्या है AMH। यह जो है एक प्रकार से प्रजनन क्षमता, उत्पादन शक्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम, जहाँ पर जो हार्मोन्स है उसके डिसबैलेंस हो जाता है। तो यहाँ क्या किया जाना चाहिए, देखिए जरा, इसके रेंज अगर नॉर्मल से नीचे और ऊपर अगर हो जाए तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब शरीर में
बृहण नहीं हो रहा है, रसायन शक्ति कमजोर हो गई है। एएमएच लेवल अगर डाउन हो गया है तो क्या समझना चाहिए, शरीर में रसायन शक्ति कमजोर हो गया जी, शरीर में उस बच्चे को स्थान देने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है जी। ऐसा समझ करके वहां पर वल्य, बृहण और रसायन चिकित्सा करना चाहिए। यहाँ शतावरी चूर्ण गाय के घी के साथ देना। एक और दवाई है जिसका नाम है सुकुमार घृत। एक और वनस्पति दवाई है जिसका नाम है धात्र्यादि घृत, या अश्वगंधा क्षीरपाक, या महानारायण तेल, या बस्ती में योग बस्ती महानारायण तेल से हम योग बस्ती दे सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, योग बस्ती, बस्ती के 3 भेद हैं, काल बस्ती, क्रम बस्ती और योग बस्ती। इनमें से योग बस्ती देना है। वो क्या है योग बस्ती, वो हम जब बस्ती पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसके ऊपर खूब चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर एएमएच लेवल, अगर किसी का प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है तो उसको क्या बोलना है, उसके एएमएच रिपोर्ट उसके डायग्नोसिस करने के लिए बोलना है। और अगर उसमें कमजोरी आती है तो वल्य, बृहण और रसायन, इस तरह की चिकित्सा देना है। इसको ध्यान देना। किस रिपोर्ट एलोपैथिक डायग्नोसिस में हमें क्या सोचना चाहिए, वो हमें यहाँ समझ में आनी चाहिए। एक और कंडीशन है, डिलीवरी प्रॉब्लम है, प्रसव के बाद वात दोष बढ़ जाता है जी, और बढ़ने के वजह से देखना जरा, बच्चा जब हो जाता है ना तो उसके बाद स्त्रियों के पैरों में बड़ी दर्द होती है, सूजन भी होता है, आप लोगों ने देखे होंगे, बहुधा ऐसा होता है। तो ये कौन सा कंडीशन है और उसमें क्या होगा, क्या किया जाना चाहिए, तो देखिए जरा इसमें क्या करना चाहिए। यदि सूतिका अवस्था में पादशोथ हो, चाहे वो बच्चा अभी पेट में है और पैरों में स्वेलिंग हो रहा है, या बच्चा निकल गया उसके बाद पैरों में सूजन हो रहा है, दोनों अवस्थाओं में इसके उपयोग करना है। दुग्ध दोष, कभी कभी जो है ना बच्चा दूध नहीं पीता, या जिन्हें हम कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, लैक्टोडेफिशिएंसी, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, एलोपैथ वाले क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, कहते हैं कि भाई माँ का जो दूध है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर क्या बोलेंगे, माँ के दूध प्रॉपर क्या नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है जी। माँ के दूध जो है बच्चा पी पी करके कभी उसको लूज मोशन हो रहा है, कभी उल्टी हो रही है, कभी उसको एलर्जी हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी साइनस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, दिक्कतें हो रही है उसको, बदबूदार पोटी आ रहा है, कुछ ना कुछ समस्या हो रहा है। इसके पीछे डॉक्टर क्या बोलते हैं, लैक्टो डेफिशिएंसी, या कुछ और भी पता नहीं, कोई एक वर्ड वो लोग बोलते हैं, मेरे अभी लैक्टो लैक्टोजेनेसिस डिसऑर्डर। हाँ ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो बेसिकली क्या चीज है, तो वो है अगर उसके माँ, उसके शरीर में वायु अगर विकृत होकर के आमाशय इस स्थान में, वहां आम की अगर उत्पत्ति करता है तो वही लैक्टो डेफिशिएंसी है। वही आम ही रस धातु की अपक्व अवस्था में वही रस धातु दुग्ध का निर्माण करता है। अपक्व रस धातु ही आम स्वरूप में शरीर में रहता है, और उसके कभी पैरों में सूजन हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, और उससे दुग्ध में दोष उत्पन्न होता है। ये कोई लैक्टो डेफिशिएंसी कह करके हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमें ऐसे में माँ, बच्चे को दवाई नहीं देना, एलोपैथ वाले बच्चे को दवाई देते, हाँ जी ऐसा हो गया, बच्चे में कोई कमजोरी है ऐसा बोलते, बशर्ते बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस में है, उस स्त्री में है। उस स्त्री के लिए आम पाचन की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और साथ साथ में देखिए जरा, सूतिक अवस्था में पादशोथ हो, दुग्ध में दोष हो, तो ऐसे में गर्भाशय शोधन के लिए, जो गर्भाशय है उसका प्रॉपर अभी शोधन नहीं हुआ है, उदावर्त हो गया है जी, ऊपर की ओर आ गया, दुग्ध स्थान में पहुंच गया, रस धातु को विकृत कर रहा है, वही जो गर्भ वस्ती स्थान वायु के स्थान से निकल करके आम जो मल है वो आम के स्थान में आ गया जी, कफ के स्थान में रस धातु तक पहुंच गया,
उसके अग्नि को विकृत करके ये क्या कर रहा है, लैक्टो डेफिशिएंसी कर रहा है। क्या किया जाए, गर्भाशय को शोधन करना, अनुलोमन करना, इस क्या क्या दवाई काम करेगा। तो देखिए जरा वेबसाइट आपको बता रहा है, दशमूलारिष्ट, ये गर्भाशय शोधन के लिए दशमूलारिष्ट भोजन के बाद, या देवदारव्यारिष्ट, एक और दवाई आता है देवदारव्यारिष्ट, देवदारव्यारिष्ट, या पहले से हम कपास नाम का जो एक वनस्पति है जिससे कॉटन, जो कपास जो है उसके बनता है, उसके जड़ लेना है, उसके बीज भी हम ले सकते हैं। इन दोनों को अच्छी तरह से पका करके, चाहो तो आप पहले से आसप तैयार कर लो, उसके जड़ का आप आसप बना लो। अब आसप बनाने में तो टाइम लगता है, तो अच्छी बात है, उसके जड़ ले लो, उसके बीज ले लो, ले करके उसको काढ़ा बना करके उसको आप पेशेंट को दे दो। एक तो दुग्ध दोष को ठीक करता है, अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करता है, अनुलोमन भी करता है, बस्ते का शोधन भी करता है। तो कपास का जो जड़ है यहाँ बहुत अच्छा काम करेगा। यदि इन सारे ट्रीटमेंट से भी अगर ठीक नहीं होता है तो एक मेडिसिन आता है सूतिकारी रस, कालकुट रस, इन दवाइयों में इसको भी जड़ दे। इन दवाइयों को अवस्थानुसार जोड़ना है, ऐसा नहीं कि आंख बंद किए दिए। कालकुट रस और सूतिकारी रस, इनको हमें देना होगा। सूतिकारी रस जो है ना, हर तरह के कंडीशन में विशेष करके काम करता है। इन दवाइयों से गर्भ का शोधन हो जाता है, बालक में बीमारी नहीं आती, सबसे बड़ी बात है। और ऐसे बालक में स्वर्ण प्राशन जैसी स्थिति, ऐसे दवाइयाँ भी देना चाहिए। और विशेष करके चिकित्सक होने के नाते ऐसे कंडीशन में अगर डॉक्टर बोलता है, एलोपैथी डॉक्टर ये बोल करके उसको पल्ला झाड़ देता है कि भैया ये तो प्रोटीन डेफिशिएंसी है, या ये तो इस तरह की डेफिशिएंसी बोल करके उसने पल्ला झाड़ दिया हो, तो हमें क्या समझना चाहिए, यह भैया क्या है, ये गर्भस्थ बात है, गर्भस्थ बात समन करना चाहिए, ऐसा सोच करके उदावर्त की चिकित्सा करे या इसको अनुलोमन करे, गर्भाशय का शोधन करे। इसमें दशमूला अरिष्ट, देवदारू अरिष्ट बेहतर काम करते। हाँ जी ईशुकांत जी। गुरुजी अगर बात है आपका स्तन्य शोधन या इसके लिए, तो क्या सूंठी पाक भी दिया जा सकता है क्या, क्योंकि सूंठी वहां पाक पर भी हम जो दे सकते सोच हैं। है। सूंठी पाक जो है अगर अपक्व अवस्था में है, आम अवस्था में है, शरीर में ढीलापन है, सोथ है, सूजन है, अच्छी बात है अगर पैरों में सूजन हो रहा है, क्योंकि सूंठी जो होता है ना वो सोथग्न भी है, दीपन भी है, पाचन भी करता है, ग्राही भी है, रसायन भी है। तो शुंठी भी अच्छा है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में, आम अवस्था में उसको उसका प्रयोग करके निराम हो जाए तो जो अभी हमने आपको जो बताया उसका प्रयोग करना है। वैसे दशमूला अरिष्ट जो है ना ज्यादातर निराम अवस्था में ही करने की बातें बताई गई है। हाँ जी बताओ जी अर्नब जी। सर जैसे वो मदर में मिल्क नहीं सिक्रेट हो रहा है तो उसके लिए क्या अच्छा होता है सर, मतलब बच्चे को दूध नहीं आ रहा, माँ का दूध नहीं हाँ आ वो रहा है। मैंने अभी बताया ना आपका दूर्वा, जी जी। दूर्वा घास, उससे घी आप तैयार कर लो। अच्छा दूर्वा घास सर। से घृत तैयार कर लो, उससे उससे दूर्वा घास में उबाल करके, या जो कपास अच्छा होता है ना, कपास का बीज जी हम गायों को भी देते हैं ना, कपास का जो बीज है उसका जो खली बोलते हैं, खली हम लोग गाय को देते, हम कहते हैं जी। भाई। बड़े में सर, बड़े में बोलते हैं, बड़े में। हाँ, तो ऐसी चीजें हम देते हैं। ये कपास का जो जड़ और बीज जो मैंने बताया ना, इसका अगर हम लोग आसप बना करके रखते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है इसमें। सर और वो आप बोले थे प्रेगनेंसी के टाइम डायबिटीज का क्या कर सकते हैं। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, बता रहा जी हूँ, सर, थैंक यू। वो स्टेप थैंक यू बाय सर। स्टेप बाद में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अब आ गया लुटिनाइड अनरप्चर्ड फॉलिकल सिंड्रोम, LUFS बोलते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर उसका जो है ना रप्चर्ड नहीं हो, अनरप्चर्ड हो जाता है वो, गर्भाशय का प्रॉपर तरीका से खोलना नहीं, वो जो है ना बीज ग्रंथि जो है उत्पन्न नहीं होता, बीज उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ऐसा कंडीशन हो जाता है, फॉलिकल का न फटना है ना, जैसे वृद्धि के बाद कई सारे जो है ना LH की वृद्धि हो जाती है, उसके बाद जो फॉलिकल है वो रप्चर्ड नहीं होता है, और उसके वजह से बीज जो है ना उत्पन्न नहीं होते हैं। तो न होने का मतलब यहाँ क्या है, शरीर में कहीं ना कहीं अग्नि की हानि हो गया है, जठराग्नि की हानि हो गई है, या धात्वाग्नि की हानि हो गई है, ऐसा हमें समझना चाहिए।
क्योंकि रपचड़ करना, किसी चीज को खोलना, उसको उत्पन्न करना, ये उत्पन्न करने का काम जो है ना, ये पित्त का है। तो पित्त ही कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर है, ऐसा समझ करके LUFS में हमें क्या करना चाहिए, चित्रकादि वटी दिन में 2 या 3 बार तक उसको देना है। भोजन के बाद मुस्तकादि चूर्ण या मुस्तक चूर्ण जो है ना, भोजन के बाद हम पेशेंट को कंटिन्यूसली हम दे सकते हैं। ज्यादातर यहाँ पर चित्रकादि बट्टी हो गया, या जो दीपन पाचन करने वाले आरोग्य वर्धिनी बट्टी भी हम यहाँ दे सकते हैं। चित्रकादि बट्टी उसमें बेहतर काम करता है। ये पिपली क्या नाम है आपका, पिपला मूल जो होता है, यहाँ बहुत अच्छा काम करता है। तो रिपोर्ट के हिसाब से हमें आयुर्वेद में क्या सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर अब एक और कंडीशन आ जाता है, एबुलेशन की कमी हो जाती है, एनोबुलेशन हो जाता है। तो ऐसे में हमें कहते हैं कि और जो हमारे पास जो भी मेडिसिन है इसके संदर्भ में, जैसे एक हमारे एक है दवाई है, वनस्पति है हमारा, जिसका नाम है बंडाल डोडा बोलते। तो कुछ लोग दशमूल भी देते हैं इसमें, कुछ लोग बंडाल डोडा का काढ़ा भी देते हैं। लेकिन योग तरंगिनी नाम का एक वनस्पति है, वहां मासिक धर्म प्रारंभ होने के 5वें दिन पहले से, मासिक धर्म प्रारंभ हो, पीरियड्स जब जैसे शुरू होता है, उससे 5-6 दिन पहले से ही उस स्त्री के नाक में 4 से लेकर के 8 बूंद तक, नाक में 8-8 बूंद या 4 से लेकर 5-5, 6-6, जिस तरीके की स्त्री होगी, महानारायण तेल से नश्य देना चाहिए विधि पूर्वक। कहते हैं कि ऐसा करने से ये प्रॉब्लम जो है ना, उसका एबुलेशन का जो प्रक्रिया है वो शुरू होना शुरू हो जाता है। तो ये भी बहुत जरूरी बात है। एलोपैथ का रिपोर्ट आ गया, हमें क्या करना चाहिए, वेबसाइट आपको यहाँ पर बता देगा। किसी किसी का फॉलिकुलर प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं होता है जी, बिल्कुल फॉलिकुलर जो है ना, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उसको प्रमोट करने के लिए हमें 2-3 दवाइयाँ हैं। एक का नाम है पुष्प धनवारस, एक का नाम है शतावरी, एक का नाम है अश्वगंधा। ये बिल्कुल पक्की बात है। आप लोगों को मैं देखो जड़ी बूटियां अलग अलग कंडीशन में एलोपैथिक रिपोर्ट के हिसाब से वेबसाइट आपको बता रहा है। फोलिकुलर ग्रोथ के लिए हमें क्या देना चाहिए, पुष्प धनवारस, ये उसी का ही काम करता है, उसको ग्रोथ करता है, उसको बढ़ाने वाला काम करता है। शतावरी उसी को बढ़ाने का काम करता है। अश्वगंधा, अब इसको आप किसी भी रूप में दे सकते हैं, काढ़ा के रूप में, सोरस के रूप में, आपका दोषों के हिसाब से है ना, हिम के रूप में, किसी भी रूप में आप इसको दे सकते हो। अगर ट्यूबल फैक्टर हो तो क्या किया जाए, ट्यूब में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया स्त्री के या पुरुष के भी, अगर पेनिस में या स्त्री के वजाइनल कोई ना कोई दिक्कत है, वहां पर ब्लॉकेज हो गया है, या वहां पर पॉलिप्स हो गया है, वहां पर जैसे कोई बोलते हैं भैया PCOD PCOS टाइप के भी हो जाता है, वहां पर ब्लॉक हो जाता है जी, रास्ते बंद हो गया, वहां गांठ ऐसे कुछ चीजें हो जाती है। तो कहते हैं इसके लिए हमें उत्तर बस्ती देना बहुत जरूरी है। उत्तर बस्ती एक तरह का एनिमा का प्रक्रिया है। जो एक तो एनिमा बस्ती जो होता है वो हम मल द्वार से देते हैं, ये गुद बस्ती हो गया। उत्तर बस्ती जो है हम वजाइना से देते हैं, कम से कम 20 ml 30 ml 10 ml, अवस्था अनुसार, रोग की स्थिति के अनुसार ये वस्ती वहां हम लोग देते हैं, और वस्ती देने की विधि वही है। अब यहाँ पर देखना है कि जो जो ट्यूब है वह ब्लॉक होने का क्या रीजन है। अगर गुल्म है, कहीं गांठे है, गांठे जो है वातज है, तो यहाँ पर क्षार तेल से उत्तर बस्ती देना है। अगर कफज है और वहां कोई गुल्म जैसी स्थिति बनी है तो लहसुन आदि तेल से। अगर कफज या वातज ऐसा कोई आवरण वहां दिखता है तो धन्वंतरी तेल से। इस तरह से जो तेल है, या अगर आपको यहाँ पर पित्तज अगर यहाँ पर दिखता है तो क्षीर वलादी तेल से हम वहां पर उत्तर बस्ती दे सकते हैं, या वलादी तेल, क्षीर वलादी तेल, इनके बस्ती देना। लेकिन ध्यान देना, उत्तर बस्ती या हो कोई भी जो दवाई है ना, हम जब हम देते हैं, यहाँ पर ग्रंथ ने तो बताया कि भाई इस कंडीशन में ये देना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उस कंडीशन में ये देना ही है। हमें हर तरह से आयुर्वेदिक पद्धति से दवाई देते वक्त दोष का ख्याल रखना ही होगा, चाहे आप बस्ती दे रहे हो, चाहे आप कुछ भी दे रहे हो।
दोष, वह जो दवाई है वो गर्म है या ठंडा है, वात को शमन करता है, पित्त को करता है या कफ को करता है, इसको देख करके हमें दवाइयाँ देना है। साथ में खाने के लिए सिग्रू गुग्गल, बाजार में आजकल सिग्रू गुग्गल मिलती है, सिग्रू गुग्गल बाजार में आप देखोगे मार्केट में मिल जाता है। योगराज गुग्गल, ये भी वही काम करता है। दशमूलारिष्ट, ये भी हमारे निचले जो वात का जो स्थान है और हमारा किडनी हो गया या हमारे जो मूत्राशय आदियों का शोधन करता है दशमूलारिष्ट। एक योग में यहाँ पर आपको बताता हूँ, गिलोय, कुटकी और पुनर्नवा। गिलोय, कुटकी, पुनर्नवा, इसको आपने जरूर पेशेंट को देना है। 3 ग्राम, 4 ग्राम, 2 ग्राम, जैसे भी हो सकता है। गिलोय, कुटकी और पुनर्नवा, ये मैंने देखा किसी के भी एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है तो भी ये दवाई ने उसमें काम किया है जी। किसी के पेट में गर्मी हो रही है तो भी इसने काम किया है जी। पेट में बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है तो भी इसने उसमें काम किया है जी। अगर यूरिनरी ब्लाडर में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भी इस दवाई ने वहाँ काम किया है। गिलोय, कुटकी और पुनर्नवा। हैं? हेलो, नमो बेबी। तो ये गिलोय, कुटकी और पुनर्नवा इस कंडीशन में हम प्रयोग कर सकते हैं, इसको आपने याद करना है। कभी कभी पीरियड्स के टाइम में ना स्त्री को, अब ये प्रेगनेंसी कंसीव न होने से संबंधित विचारों के ऊपर अभी यहाँ जिक्र हो रहा है। तो क्या है कि पीरियड्स के टाइम में स्त्री बोलेगी सर बहुत ज़्यादा गांठदार, झागदार, चिकनाहट से युक्त रक्त स्राव होता है, पूरे शरीर में भारीपन लगता है, तब हमें यहाँ पर कफज रजदुष्टि ऐसा समझ करके कफज रजदुष्टि की चिकित्सा हमें यहाँ पर करना है। त्रिकट्टु का चूर्ण यहाँ बहुत अच्छा काम करता है। कफज है तो शरीर में भारीपन लग रहा है, उठने बैठने का मन नहीं करता है, शरीर गीला गीला सा लग रहा है, भूख कम लगता है, सुस्ती शरीर में आती है, और पीरियड्स में ऐसी स्थिति होती है, रक्त स्राव हो रहा है, बार बार सफ़ेद पानी निकलना, प्रदर जो है, ऐसे कंडीशन में कफज रजोदुष्टि में बताया हुआ जो आयुर्वेदिक दवाई है, बेटा पानी पिला, उसका हमें यहाँ पर प्रयोग करना होगा, क्योंकि दोषों का ध्यान हमें हर अवस्थाओं में रखना ही होता है। अब एक स्थिति आती है पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होना, पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होना, लोअर बैक पेन होना, लोअर बैक पेन होना, और जो पीरियड्स का जो ब्लीडिंग है, जो मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड है, हल्का सा काला रंग का दिखना, ये क्या है? वातज रजदुष्टि है। तो आपके पास जो कुछ भी मेडिसिन है पीरियड्स के दौरान दिए जाने वाले दवाई, वहां पर क्या देना चाहिए ऐसे कंडीशन में? वातज रजदुष्टि है ऐसा समझ करके उसकी दवाइयां देना है। क्या क्या देना है वो सारा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ गया एक कंडीशन, ईटी बोलते हैं इसको। ईटी का मतलब है एंडोमेट्रियल थिकनेस बोलते हैं इसको, एंडोमेट्रियल थिकनेस। तो ये जो ईटी है, अगर इसमें डिसबैलेंस हो जाता है, अपने नॉर्मल लेवल से 5 mm से नीचे अगर ये चले जाता है, तो उसको बढ़ाना बड़ा जरूरी होता है। ऐसा अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? थिकनेस बढ़ जाएगा जी, और उसके वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। अब इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? डाउन हो रहा है, इसका मतलब उस स्थान में वायु की वृद्धि हो गई है, वात वृद्धि हो गया है। तो कोई भी वातकारक आहार विहार ना हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आहार विहार ही रोगी के रोग की बढ़ावा करता है ना। रोग ना बढ़े इसके लिए रोग को प्रमोट करने वाला जो आहार विहार है उसका उपयोग करने नहीं देना है, क्योंकि फिर अगर ऐसा होगा तो फिर तो आप महाराज कुछ भी करते रहो, कुछ भी देते रहो, कोई नहीं फर्क होने वाला। एक आदमी इधर से हाथी पानी में नहा भी रहा है और ऊपर से थोड़े आगे जाते ही सूंड से मिट्टी को उठा करके अपने ऊपर डाल भी रहा है। तो कहते हैं ना हाथी का नहाना, तो हाथी के नहाने जैसा ही होगा। आप दवाई भी दे रहे हो और रोगी अनजाने कुछ ना कुछ लिए जा रहा है। एलोपैथिक मेडिसिन में यही होता है कि वो इस तरह के परफेक्ट परहेज नहीं बताते जितना आयुर्वेदिक वैद्य बताते हैं।
इसीलिए एलोपैथ में क्या है, एलोपैथिक साइंस भी बहुत अच्छी चीज है, उत्तम साइंस है वो भी, उसमें भी मेडिसिन देखो कितना बड़ा रिसर्च होकर के चीजें उनका बनता है। लेकिन दिक्कत है ना कि वो आयुर्वेदिक जो दिनचर्या है उसको अच्छा अभी एमबीबीएस करने वाले जो डॉक्टर है, ऐसा कुछ कुछ कॉलेजों में मैंने सुनने में आया मुझे कि वे लोगों को अभी आयुर्वेद का कुछ ग्रंथ चरक संहिता आदि इन ग्रंथों का अध्ययन करा रहे, लेकिन चिकित्सा का जो उनका जो वेश रहेगा, स्टडी करने का जो वेश है, पेशेंट के लिए जो दिनचर्या है, हमारा जो विमान स्थान और सूत्र स्थान, मुझे लगता है उसी के आधार पर वहां पर कुछ स्टडी कराया जाएगा। तो अगर ईटी लेवल अगर उसका डाउन है, 5 mm से अगर कम है, थिकनेस उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ उत्तर बस्ती देना बहुत ज़रूरी है। उत्तर बस्ती में फलक घृत देंगे, फलक घृत से उत्तर बस्ती दे दो, तो ये ईटी का जो प्रॉब्लम है वो, यानी कि जिन्हें हम रक्तज गुल्म बोलते हैं, ईटी मीन्स एंडोमेट्रियल थिकनेस, तो ये ईटी का मतलब है रक्तज गुल्म, आयुर्वेद में इसको रक्तज गुल्म इस अवस्था से देखा जाता है। तो यहाँ क्या दिया जाना चाहिए, एक तो फल घृत हो गया, इससे उत्तर बस्ती दे दो, अश्वगंधा घृत या बला तेल से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली चूंकि वायु के ही वजह से ऐसा हुआ है, जो गुल्म है वो वायु की वजह से होता है, तो यहाँ ब्रीह्मण वल्य और प्रीड़न कर्म करने वाली चिकित्सा, ये देखो जो सूत्र है ना, ये सूत्र हमें पता होना चाहिए। अगर किसी का रक्तज गुल्म है तो चिकित्सा हमारा क्या होना चाहिए, उत्तर बस्ती फल घृत से करो, अश्वगंधा घृत से करो, बला घृत बला तेल से करो, और ब्रीह्मण वल्य और प्रीड़न करने वाली जो दवाइयां हैं वो प्रीड़नम जीवनम सस्य, प्रीड़न का मतलब है उत्पन्न करना, उसको बल देना, उसको वृद्धि करना, प्रीड़न। तो यहाँ पर खाने के लिए हम दाढ़ी मादी घृत दे सकते हैं, कल्याण घृत दे सकते हैं, सुकुमार घृत दे सकते हैं, फल घृत दे सकते हैं, महातिक्त घृत दे सकते हैं। रोगी का दोष, उसकी अवस्था, उसका पैसे जेब सब कुछ ध्यान दे करके इनमें से कोई भी चीजें आप अवस्थानुसार दे सकते हैं। इसी की तरह आप पीचू धारण भी आपको करना होगा, एक तो फल अशोक घृत का, फल घृत का, क्षार तेल का, क्षीरवलादी तेल का पीचू धारण आप कर सकते हैं। धावन के लिए, धावन का मतलब होता है प्रक्षालन करना, योनि का प्रक्षालन करना जी, तो ये किससे होगा, त्रिफला से आप करो, पंचवल्कल वलकल से करो, वरुणादि क्वाद से करो, निम्ब जो नीम है उसके पंचांग इसके काढ़े से करो धावन, यानी कि उसकी सफाई करनी है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। खाने के लिए उस पेशेंट में अगर उसका ईटी लेवल बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है तो शतावरी हो गया, अशोक हो गया, बला हो गया, ये जो मेडिसिन है ईटी लेवल को बहुत ज्यादा उसकी थिकनेस को ये क्या करता है, जो यूट्राइन फैक्टर्स है उसको ये मेंटेन करता है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर देखा है। दूसरा, हमने कफ और वात के बारे में तो बताया रजोदोष्टि में। रजोदोष्टि का एक और अवस्था है, पीरियड के टाइम में जलन होना, प्यास अधिक होना, हल्का सा बुखार आना, प्यास होना, जलन होना हल्का सा बुखार आना, पीरियड्स के टाइम में अगर ऐसा होता है तो क्या हो रहा है, ये यह जो रजोदुष्टि है इसका कारण है पित्त, तो पित्तज रजोदुष्टि की चिकित्सा यहाँ होनी चाहिए। कोई भी लेडीज है और या कोई भी जो जेंट्स है, विशेष करके जो लेडीज है, फिजियोलॉजिकल अगर उसमें फैक्टर्स है, मानसिक अवस्थाएं उसकी कमजोर है, ज्यादा स्ट्रेस में है, ज्यादा टेंशन में है, तो उसको महाकल्याणक कषाय, महाकल्याणक कषाय ये दवाई बहुत अच्छा है। सहस्त्र युग नाम का जो बुक है वहां पर महाकल्याण कषाय के बारे में चर्चा आता है। सारस्वतारिष्ट, मुक्तापिष्टि, मानस मित्र वटकम, ये मेडिसिन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में हम उस स्त्री को दे सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमें सिरोधारा, सूर्य नमस्कार, पश्चिमोत्तासन एक व्यायाम है, ये उस कंडीशन में भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये सारी चीजें हमें देना होगा। स्त्री को यदि 6 दिन या उससे अधिक समय तक ब्लीडिंग होती है तो ये देखो बहुत बड़ा स्थिति है। कई सारी जो स्त्री होती है ना, उनको ब्लीडिंग होता ही रहता है। मेरे पास भी ऐसे एक दो पेशेंट आए थे, उनको जब ब्लीडिंग जब शुरू होती है तो रेगुलर ब्लीडिंग महाराज 10 दिन गया, फिर एलोपैथिक डॉक्टर क्या करते हैं यहाँ पर गड़बड़ी इतना भयानक कर देते हैं। एक सेकंड,
कि उनकी उस ब्लीडिंग को रोकने वाली दवाइयाँ दे देते हैं। ज़्यादातर अधिक एज में जो स्त्रियाँ हमारे पास आती है ना आज के समय में, चाहे वो थायराइड को लेकर के हो, हमारे यहाँ पर जो आयुर्वेद में आर्तव उदावर्त के बारे में जो चर्चा है, आर्तव स्त्रियों के पीरियड्स को रोक दिया गया। ज्यादातर तो एलोपैथिक डॉक्टर ही ये ऐसे काम करते, अब वो इस उदावर्त के इस स्थिति को तो नहीं जानते। आज एक पेशेंट मेरे पास आया नहीं, बेसिकली फोन आया, वो हमारे क्लास में भी आते, वो हमारे इस क्लास में भी आते, तो नाड़ी के क्लास में अभी पता नहीं आए कि नहीं आए। उनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन, बहुत पुराना, अभी उनको हार्ट में प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और कहते हैं कि सर मेरे ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है। आया समझ में? हमने जो पुरुष उदावरता जो हमने पढ़े थे, वहां जाकर के पढ़ लेना पुरुष उदावरता में क्या क्या होती है। बैक पेन होता है, चेस्ट पेन होती है, सिर में दर्द होता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ या छाती का साइज बढ़ जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट पेन होता है, हार्ट से हृदय रोग उसको होता है। तो इनमें से जरूरी नहीं है कि उसको सभी चीजें हो जाए, उसका वो रूट है, उनमें से कोई ना कोई एक या दो चीजें होना ही होना है। तो इसके चिकित्सा, आप डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ जी आपका ना हार्ट जो है 50% तक ब्लॉक हो चुका है, जब 100% हो जाएगा तो आ जाना, हम उसमें स्टील लगा देंगे। आयुर्वेद क्या बोलता है, अरे महाराज उसका कारण क्या है, पुरुष उदावर्त। चिकित्सा क्या होना चाहिए, हार्ट की ओर थोड़ी देखनी है भैया, उदावर्त देखो, पुरुष उदावर्त देखो, उसकी चिकित्सा करो, पुरुष उदावर्त की चिकित्सा करो, अनुलोमन करने वाले वस्ति प्रदान चिकित्सा करो। तो यहाँ पर भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में अभी हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, शरीर, स्त्री को 6 या उससे अधिक दिन तक अगर ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के टाइम में, हैवी ब्लीडिंग अगर होती है, तो उसको रोकना नहीं है। हमारे शरीर से उत्पन्न होने वाले किसी भी वे को एलोपैथिक डॉक्टर पहले ही उसको रोक देते। हाँ जी, अच्छा ज्यादा हैवी ये हो रहा है, उल्टी ज्यादा आ रहा है, हाँ जी उसको रोक दो। छर्दी वेग अवरोध हो गया, अब देखिए जरा कितना बड़ा डेंजर कंडीशन है छर्दी वेग रोकना। तो यहाँ पर रजो वैगुण्यता या पांडु रोग के हिसाब से एक बार परीक्षण जरूर करें, इसको आप लोग जरा ध्यान दो। अगर किसी स्त्री को बार बार ब्लीडिंग होती है या अधिक देर तक ब्लीडिंग दिन तक होती है, तो पांडु रोग का अच्छी तरह से परीक्षण करें और ख्याल रखना इसका सही उपचार किए बगैर भूल कर भी इनफर्टिलिटी वाला चिकित्सा न करें, इनफर्टिलिटी वाला चिकित्सा न करें। क्या न करें, उसका जो पीरियड्स इतने लंबे समय तक उसको जो होता है, ब्लीडिंग इतनी लंबे समय तक होती है, आयुर्वेद बोलता है जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे नेचुरल तरीके से, जब तक वो आएगा नहीं, तब तक हमें इनफर्टिलिटी का कोई भी चिकित्सा नहीं करना है। यहाँ प्रतिदिन स्त्री में होने वाली अनेक बार तक ब्लीडिंग का विचार रजोदुष्टि के रूप में किया जा सकता है, ये एक विचार हमने यहाँ पर रखा है। स्त्रियां पुरुष शारीरिक संबंध बनाते वक्त पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं रहते हैं, कभी कभी ये चिड़चिड़ा का कारण भी बन जाता है और यह इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो इसमें भी मानस मित्र बटकम सारस्वतारिष्ट ये सारी चीजें देना चाहिए। अभी आप में से किसी ने क्वेश्चन किया कि भैया अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और उस समय प्रमेह का डायबिटीज अगर होता है तो क्या करे, तो वहां पर आप जाकर के देख लो, पांडु रोग में रक्त दुष्टि, पांडु रोग में जो रक्त दुष्टि के बारे में जो चर्चा किया गया है उसकी चिकित्सा करना चाहिए। शरीर में आयरन की मात्रा को चेक करना है और उसके बाद रक्त दुष्टि का चिकित्सा हमें वहां पर करना है। डायबिटीज का कोई मेडिसिन वहां देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायबिटीज का मतलब यहाँ पर फिर हमारे प्रमेह नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना कि देखो उस अवस्था में भी तो डायबिटीज तो हो ही गया, लेकिन इस डायबिटीज को हम प्रमेह कहेंगे और प्रमेह का दवाई उसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके प्रेगनेंसी में या उसके जो बच्चा जो पेट में ठहरा हुआ है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा, गर्भधान की व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए वहां पर हमें पांडु रोग का चिकित्सा करना है। तो आज हमने इतना देखा इसके संदर्भ में, परसों भी हम इसके विषय में कुछ कुछ चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। वैसे आप लोगों के सामने वेबसाइट में सारी चीजें यहाँ लिखा हुआ है कि अगर इनफर्टिलिटी का केस है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उसके ऊपर परसों हम जिक्र करेंगे। तो दीजिए विदा, आज नमस्कार।